अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेबल टॉक और मैं हूं आज़म चौधरी। माजरत चाहते हैं, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से प्रोग्राम शुरू करने में थोड़ी तख़ीर हुई। हम बात करेंगे आज पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की इस वक्त लहर है और बिलखसूस बलूचिस्तान के अंदर एक इंतहाई कशीदा किस्म की सूरत हाल है। एक जानब सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन जारी है जिसमें दर्जनों दहशतगर्द इस वक्त तक हलाक हो चुके हैं, लेकिन दूसरी जानब मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर इंतहाई एमरजेंसी की सूरत हाल है। बहुत सारे शहरों के अंदर शाम के वक्त एक जुज़वी कर्फ्यू की सूरत हाल देखने में आती है, जबकि कोयटा समेत बहुत सारे इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल है और दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में मज़ीद तेज़ी कर दी गई है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि गुज़श्ता चंद घंटों के दौरान तकरीबन 15 से ज़ायद दहशत गर्द वहाँ पर मारे गए, लेकिन दहशत गर्दों की कार्रवाइयों में भी कमी नहीं आ रही और जो अभी एमरजेंसी वहाँ पे नाफिज की गई या वहाँ पे अनाउंस की गई उसके मुताबिक तकरीबन 4000 के करीब दहशत गर्द हैं जो इस वक्त प्लानिंग कर रहे हैं वहाँ पे बड़े शहरों का कोयटा समेत मुहासरा करने के लिए, जिनसे इस वक्त हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस निबर्द आजमाएँ। इसके साथ साथ KP के अंदर भी दहशत गर्दी के वाक़यात बढ़ते नज़र आ रहे हैं। इसकी क्या वजूहत है, क्या वामल है इसके पीछे कि दहशत गर्दी में इस कदर तेज़ी आई है? तो क्या ये हमारी अंदरूनी मामलात हैं या बैरूनी कोई ऐसी कुव्वतें इसके अंदर मुलव्वस है जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं? इसके साथ साथ पाकिस्तान के दीगर जो सियासी मामलात है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है दफ़ाई तज्ज़ियाकार है ब्रिगेडियर गज़नफ़र साहब है हमारे साथ, और दफ़ाई तज्ज़ियाकार कर्नल अतर साहब हैं, वो हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब आपकी जानब आता हूँ। ब्रिगेडियर साहब, ये बलूचिस्तान की सूरत हाल, क्योंकि हमने वहाँ पे एक ऑपरेशन वहाँ पे लॉन्च किया है, ऑपरेशन शबान के नाम से, लेकिन बहुत सारे दहशतगर्द वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मारे भी जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ना दहशतगर्दी कंट्रोल हो रही है, ना वहाँ पे हमें हुकूमत की जो हमारी सूबाई हुकूमत है उसकी रिट कायम होती हुई नज़र आ रही है। इसकी क्या वजह है? देखिए, इसकी मल्टीपल रीजंस हैं और उसमें सबसे पहले तो रीज़न ये है कि हमारे जो रीजनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट हैं, जैसे पर्शियन गल्फ में जंग चल रही है, उसकी वजह से जो बॉर्डर कंट्रोल है, ख़ास तौर पे ईरान की जानब से जो बॉर्डर कंट्रोल है वो काफ़ी लूज हुआ है। उसमें टेररिस्ट जो कि ईरान में बेस्ड हैं, ये BLA के, उनकी मूवमेंट अक्रॉस द बॉर्डर जो है वो काफ़ी आसान हो गई है। एक तो इसकी ये वजह है। दूसरी इसकी ये वजह है कि बलूचिस्तान के अंदर BLA और TTP जो है, इन्होंने आपस में कोलैबोरेशन की है। जब इन्होंने कोलैबोरेशन की है तो एक तो जो नंबर ऑफ टेररिस्ट हैं बलूचिस्तान में वो बढ़ गए हैं और इनको एक एबिलिटी मिली है कि वो साइमल्टेनियस टेररिस्ट अटैक कर सकते हैं ऑन अ नंबर ऑफ प्लेसेस। तो वो इनकी कैपेबिलिटी जो है वो भी बड़ी है और चूंकि इनका नंबर भी ज़्यादा हो गया है, एरिया कवरेज भी इनकी ज़्यादा है, इसलिए टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं वो बलूचिस्तान में बढ़ गई हैं। इसके अलावा ये है कि अफ़गानिस्तान से इनको मुसलसल सपोर्ट मिल रही है और जो अफ़गानिस्तान से सपोर्ट मिल रही है उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इनको जो अमेरिका का छोड़ा हुआ असला अफगान तालिबान ने दिया है और बाकी जो कॉम्बैट इक्विपमेंट इनको दिया है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए, वो मोस्ट मॉडर्न असला है जिसके अंदर M4 और M16 राइफल्स जो हैं वो भी हैं। ये राइफल्स जो हैं इनके ऊपर नाइट विजन डिवाइसेस और थर्मल इमेजिंग लगी होती है जो कि रात के वक्त भी ऑपरेशन कर सकते हैं। तो अब ये ऑपरेशन जो है इनके दिन रात चल रहे हैं, उसकी वजह से भी इंटेंसिटी बढ़ गई है। इसके अलावा ये है कि इनके पास सैटेलाइट फोन्स हैं, स्टारलिंक इंटरनेट कनेक्शन है, क्वाडकॉप्टर्स हैं, यानी कि इनकी जो फाइटिंग एबिलिटी है उसमें एक बड़ी तब्दीली आई है, इम्प्रूवमेंट हुई है और इसकी वजह से इनकी एक्टिविटीज़ जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट वो बढ़ गई हैं। और इसका जो इंटेंसिटी है उसका अंदाज़ा इससे किया जा सकता है कि जून में जो कैजुअलिटीज़ हुई थी इनके ऑपरेशन से वो 109 थी और जुलाई में जो हुई हैं वो 372 हैं। यानी कि वो आप कह लें कि ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया। और इन्होंने जो जुलाई के अंदर ख़ास तौर पे बहुत फास्ट इन्होंने और बड़े ज़्यादा ऑपरेशंस किए।
176 इन्होंने ऑपरेशंस किए, जिसमें सुसाइड अटैक्स थे, एम्बुशेस थी और इस तरह पोस्टों के ऊपर अटैक्स थे। तो इस तरह इनकी एक्टिविटी जो है वो काफ़ी बढ़ गई है, और ना सिर्फ बलूचिस्तान में बढ़ी है बल्कि हमारा दुश्मन जो है वो एक खास प्लानिंग के तहत उसने ये एक्टिविटी जो है केपीके में भी बढ़ाई हुई है। हाँ जी, केपीके में भी हो रही हैं वहाँ पे वारदातें बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्वात के अंदर जो गुज़श्ता दिनों एक धमाका हुआ है उसके अंदर बहुत ज़्यादा वहाँ पे जानी नुकसान हुआ था। ब्रिगेडियर साहब, कर्नल अतर साहब को भी शामिल करते हैं इसमें। कर्नल साहब, क्योंकि अभी ब्रिगेडियर साहब ने जिक्र किया जिस किस्म की सूरत हाल है, एक तो जो नेटो का छोड़ा हुआ या अमेरिका का छोड़ा हुआ असला था वो कितनी बड़ी मिकदार थी कि इतनी देर से वही असला इस्तेमाल हो रहा है और बहुत जदीद, क्या इनको कोई नई सप्लाई भी पीछे से मिल रही है? दूसरा, इन जो दहशतगर्द तंजीमें, इनको कोई जो माली सपोर्ट है वो आप क्या समझते हैं कहाँ कहाँ से इनको मिल रही है, जो ये इतनी दीदा दिलेरी और डटाई के साथ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को चैलेंज कर रहे हैं? शुक्रिया आजम चौधरी साहब, तमाम नाजरीन और सामीन को भी आदाब अर्ज़ है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि जो ब्रिगेडियर डार साहब ने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया कि इनको जो क्या कहते हैं आजकल बहुत मॉडर्न वेपन इक्विपमेंट और जो कम्युनिकेशन के मीन्स हैं वो सारे अवेलेबल है, इंक्लूडिंग ड्रोन्स। ठीक है, आप जब अमेरिकन फोर्सेस यहाँ गई थी तो $7.2 बिलियन का इक्विपमेंट इधर छोड़ के गई थी, और ये बाय डिजाइन वो छोड़ के गई थी। उनको पता था, उन्होंने जाना और इतना ज़्यादा सब कोई वो छोड़ गए। उनको पता है कि पीछे इधर से हमने क्या कहते हैं इस पूरे खिते को टर्मोइल क्रिएट करना है, इसलिए वो इस तरीके से छोड़ के गए थे। ये दिस इज अफगानिस्तान, इट इज नॉट वियतनाम। वियतनाम में आपको पता है कि उन्होंने तो जब छोड़ के गए थे उन्होंने क्या वो पूरे तरीके से पूरे अज़म के साथ अपने जो वो क्या सब क्या मुल्क को उन्होंने ठीक किया था, और आज वो दुनिया की सबसे एक डेवलपिंग बेहतरीन इकोनॉमीज में शामिल हो रही है। लेकिन यहाँ क्योंकि ये पता नहीं है अल्लाह ताला ने मखलूक ही ऐसा पैदा की हुई है अफगानी जो है कि इनको कोई अपने आप को ठीक करने का ये कोई इरादा ही नहीं रखते। ठीक है, इनको जहाँ से कोई पैसा जो चीज मिलती है वो लेके और ये अब क्या कहते हैं अगर उस जो दुश्मन की अज़ाइमा पूरे करने की कोशिश करते हैं। इनका कोई मजहब और क्या मुल्क से कोई अपने मुल्क से ताल्लुक नहीं है, इनका ताल्लुक सिर्फ दहशतगर्दी से है। दूसरों के मुल्कों में ये क्या तबाही करने का क्रिएट करने का इनका वो मतलब होता है, और इनका कोई नहीं। आप ये देखें कि इनके पास जो जैसे ब्रिगेडियर डार साहब ने बताया कि जब सब मॉडर्न इक्विपमेंट और बाकी चीजें, अभी देयर इज समबॉडी हु इज गाइडिंग देम फ्रॉम द बैक। दैट हैज टू बी सीन कि किस तरीके से इनको लॉन्च किया जा रहा है और किस तरीके से जो भी ऑपरेशन ये लॉन्च करते हैं उसकी कोऑर्डिनेशन किस तरह होती है और किस तरीके से ये अपने एम्स अचीव कर रहे हैं। ये इनके पास इतनी कैपेबिलिटी, मैं कहता हूँ कि कोई ना कोई पीछे ताकत है, चाहे वो मोसाद है या रॉ है, इसके अलावा तो कोई और नहीं है। वो इनका सारे ऑपरेशन प्लान करके पाकिस्तान के जो जितने क्या इम्पोर्टेंट मुसलसल इनको मुसलसल आपका मतलब पीछे से सपोर्ट मिल रही है, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो या असले की सूरत में हो। ब्रिगेडियर साहब, एक तो चले हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे नबर्द आजमाया दहशतगर्दों के साथ, और रोज़ाना दहशतगर्द जो है उनको जहन्नम हासिल किया जा रहा है, और हमारे बहुत सारे जवान वहाँ पे शहीद भी हो रहे हैं। लेकिन हमें जो हमारी सिविल हुकूमत है उसकी कोई रेट वहाँ पर नज़र नहीं आ रही। क्या सिविल हुकूमत वो इतनी मफलूज हो चुकी है कि उससे अवाम से इतनी डिस्कनेक्ट हो चुकी है कि उसका किरदार हमें वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा? नहीं, मेरा ख्याल है इसको हमें इस तरह से समझना चाहिए कि देखें, ये जो इलाके होते हैं जिनको शोरश ज़दा इलाका हम कहते हैं, जहाँ पे के अमन अमान की सूरत हाल इस हद तक बिगड़ जाती है कि वहाँ पे सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आर्मी को, एफसी को और पुलिस के जो ज़्यादा एक्सपर्ट दस्ते हैं उनको इन्वॉल्व करना पड़ता है सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये जो ऑपरेशंस होते हैं इनसे ये इंडिकेशन मिलती है कि जो रिट ऑफ द स्टेट है, यानी कि सूबाई गवर्नमेंट की जो रिट है अपने इन इलाकों में जहाँ पे प्रॉब्लम हो रहे हैं, वहाँ पे वो रिट जो है वो कमज़ोर पड़ गई है,
और ये जो वहाँ पे हमने फौजी दस्ते भेजे हैं या एफसी को भेजा है, ये अभी ऑपरेशन जो कर रहे हैं, इन ऑपरेशंस का मकसद है कि रिट ऑफ द स्टेट को दोबारा से बहाल किया जाए। तो इसलिए आपको इसमें जो सूबाई हुकूमत है, चूंकि ये सिक्योरिटी ऑपरेशंस हैं, तो सूबाई हुकूमत का रोल आपको उस तरह से अभी नजर नहीं आएगा। सूबाई हुकूमत का रोल जो है, जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जो कि पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए फेवरेबल है, तो वहां से भी फिर सही मानों में सूबाई गवर्नमेंट जो है, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, उसका रोल शुरू होता है। तो अभी जो है, अभी जो सिचुएशन है, ये है डील करना विद एस्टैब्लिशिंग रिट ऑफ द स्टेट, री एस्टैब्लिशिंग रिट ऑफ द स्टेट। तो पॉलिटिकल एक्टिविटी की अभी मुझे लगता है कि वहाँ पे इन इलाकों में जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो गुंजाइश बहुत ज़्यादा नहीं है। इसलिए हमें लग रहा है कि ये जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो नहीं कर रही। हालांकि जब ये ज़ियारत मांगी डैम की पुलिस पोस्ट के ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ है, तो आपको पता है उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बलूचिस्तान में गए और वहाँ पे उन्होंने हाई लेवल मीटिंग जो है वो होल्ड की। जो प्रोविंशियल एपेक्स कमेटी है, उनके साथ उन्होंने डिस्कस किया नेशनल एक्शन प्लान को, और वहाँ पे आर्मी चीफ भी मौजूद थे, आला बाकी जो सरकारी ओहदेदार हैं वो भी मौजूद थे। तो वहाँ पे यही कहा कि अभी हमने एक डिसाइसिव एक्शन जो है वो इन टेररिस्ट के खिलाफ करना है, ताकि इनकी कमर को तोड़ा जाए, और ये जो क्रिएट कर रहे हैं प्रॉब्लम्स बार बार गवर्नमेंट के लिए, स्टेट के लिए, इनकी इस एबिलिटी को ख़त्म किया जाए। अभी देखिए, हम जिस दुश्मन से लड़ रहे हैं वो ऑर्डिनरी दुश्मन नहीं है। जैसे अभी हमने जिक्र किया कि उनके पास मोस्ट मॉडर्न असला है, जो असला अमेरिकन आर्मी के पास है वो इनके पास है। तो आप इमेजिन करें कि हम अमेरिकन आर्मी के इक्विवेलेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको लड़ रहे हैं। और इस वक्त बलूचिस्तान में सिर्फ BLA और जो TTP है वो ही ऑपरेट नहीं कर रहे, इसके अंदर अलकायदा भी ऑपरेट कर रही है, इसके अंदर ISIS खुरासान प्रोविंस जो है वो भी ऑपरेट कर रही है, इसके अंदर लश्कर जंगवी और इस तरह की जितनी भी टेररिस्ट ग्रुप्स थे, कुछ तो बड़ी तादाद में है, कुछ थोड़ी तादाद में है, वो सारे इस वक्त बलूचिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसलिए सिचुएशन जो है वो बहुत चैलेंजिंग है, और इस पे हमें सस्टेन्ड ऑपरेशंस जो हैं वो करने पड़ेंगे, पूरी कुव्वत इस्तेमाल करनी पड़ेगी, तो इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। बट ये डिफिकल्ट ऑपरेशंस हैं, ये आम नॉर्मल टेररिस्ट काउंटर टेररिस्ट आप बजा फरमा रहे हैं कि ये वाकई एक मुश्किल ऑपरेशन है। कर्नल साहब, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने अभी फरमाया कि क्योंकि वहाँ पे ऑपरेशन चल रहे हैं, इसलिए सिविल गवर्नमेंट अभी कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रही, लेकिन सिविल गवर्नमेंट वहाँ की जो आवाम है, जो उसमें फासले हैं, उसको ख़त्म करने के लिए तो उसको अपना किरदार अदा करना चाहिए। एक जानब सिक्योरिटी फोर्सेस वो अपना एक रोल प्ले कर रही हैं, वहाँ पे शहादतें हो रही हैं, वहाँ पे जवानों के जनाजे उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो वहाँ की आवाम है, जो वहाँ पे मुख्तलिफ जो कबाइल्स हैं, क्या सिविल गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि कम से कम उनको अपने साथ खड़ा करें ताकि दहशत गर्दों के साथ मिलकर लड़ा जा सके, सिक्योरिटी फोर्सेस को सिविल सपोर्ट भी साथ पूरी मिले? आजम साहब, एक बात याद रखें, बलूचिस्तान जो है 45% ऑफ द ओवरऑल पाकिस्तान है, और ये इंतहाई बैरन, संगलाख पहाड़ और बहुत रगड टेरेन है। ठीक है, ये हम पंजाब में बैठे बातें कर लेते हैं कि जनाब वो गवर्नमेंट को इस तरह करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन जब बंदा उधर जाके ऑन ग्राउंड देखता है तो आपको अंदाजा होता है कि रेट ऑफ गवर्नमेंट जो है वो क्या बहुत महदूद है। इसी के पेश नजर आप देखें, गवर्नमेंट ने जब से पाकिस्तान बना है वहां पर 3 किस्म की डिफरेंट फोर्सेस ऑपरेट करती हैं। सबसे पहले ये है कि वहां पुलिस है, जो सेटल्ड एरियाज है, जो बड़े शहर हैं वहां पे पुलिस है। जब उन सेटल्ड एरिया से आप बाहर निकलते हैं तो FC आ जाती है, FC जो बॉर्डर्स को कंट्रोल करती है और जो डिफिकल्ट एरियाज उनको करती है। और तीसरी होती है लेवीज। लेवीज जो है ये आप उसको समझना चाहिए कि लेवीज पे पाकिस्तान क्या ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट काफी पैसा देती है, जो कि डायरेक्ट जो उधर के कबायली लीडर हैं उनको मिलते हैं, कबायली सरदारों को मिलते थे।
पाकिस्तान जब से बना उस वक्त से हो रहा है ये, और उसी के बेस के ऊपर ये कबायली सरदार जो है हुकूमत को ब्लैकमेल करते थे। पिछली बार डीजी ISPR ने ये बिल्कुल सही तरीके से बताया था कि अब हमने ये पैसे लेवी जो सरदारों की पुलिस थी इनको पैसे देने खत्म कर दिए, लेवी सारे हमने सूबाई गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल कर लिए, और ये जो लेवीज है इनको हम डायरेक्टली पे कर रहे हैं। पहले सरदार जो थे इनको थोड़े से पैसे देते, बाकी अपनी जेब में डालते थे और अल्लाह अल्लाह दे खैर सल्ला, ठीक है। अभी इनको प्रॉपर यूनिफॉर्म दी गई है, इनको प्रॉपर तरीके से इक्विप किया गया है, और इनको जो ज्यादा डीप बलूचिस्तान के एरिया हैं उधर इनको एम्प्लॉय किया गया है, सरदारी सिस्टम को से इनको बाहर निकाला गया है। तो ये तीनों फोर्सेस जो है अलॉन्ग विद द आर्मी वहां सही तरीके से लड़ रही हैं। अभी जब इनका सही तरीके से कंट्रोल हो जाएगा लेवीज वगैरह का, तो इसी तरीके से जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है इसका भी होल्ड तमाम एरियाज में बेहतर हो जाएगा। वरना पहले भी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का बेहतर था, जो बड़े शहर थे उसी तक था, बाकी जगहों पे FC होती थी जो FC कंट्रोल किया करती थी। अभी दूसरी ये याद रखें कि जो ये जितने अब ग्रुप्स हैं BLA और BYC और बाकी जितने हैं, ये जो हैं इनका अभी आप कुछ अरसे से देखें, ये इन्होंने जो टारगेट एंगेज कर रहे हैं, ज्यादातर टारगेट्स जो है वो सॉफ्ट टारगेट्स को एंगेज कर रहे हैं, ये हार्ड टारगेट्स को अब कम एंगेज कर रहे हैं क्योंकि उधर से इनको रेजिस्टेंस सही तरीके से मिल रहा है। दूसरा, अब गवर्नमेंट ने काफी अच्छी हमारी इंटेलिजेंस ऑपरेट कर रही है, वो इनके अंदर से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, जहां ये अभी टारगेट ऑपरेट करना चाहते हैं, जहां ये अटैक करना चाहते हैं, उसकी हमें पहले इतलात मिल रही हैं, और हम अब काफी उस चीज में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। तो ये जो अभी पिछले दिनों कुछ हमले इनके हुए थे वो इसीलिए हुए थे कि ये बाकी जो BLA आइसोलेशन था ये काफी न्यूट्रलाइज हो गई थी, लेकिन पीछे से जैसे मैंने आपको पहले बताया, इनके जो हैंडलर्स हैं वो इनको कोऑर्डिनेट करवाए थे TTP के साथ, उसके साथ मिलके पिछले दिनों जो इन्होंने अटैक किया वो काफी खतरनाक थे, और उन अटैक से क्या काफी नुकसान हुआ था। अभी वो BLA और BYC को इन्होंने काफी कंट्रोल किया, लेकिन ये जो TTP वाली साइड थी इधर से उनसे साथ मिलके जो अटैक हुए वो बड़े खतरनाक हुए, और उनको अभी कंट्रोल करने की जरूरत है। अभी आपने ये भी देखा होगा कि कभी अटैक जो है ये KP में ज्यादा हो जाते हैं, कभी बलूचिस्तान में ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। ये जो इनका फोकस है ये शिफ्ट करते रहते हैं। अभी पिछले 10-15 दिन से आप देखें बलूचिस्तान में क्या कंपैरेटिवली खामोशी है, और ये जो 2-3 बड़े अटैक हुए हैं टांग में, हंगू में और सवात में, ये KP में जाके हुए हैं। तो अभी आप देखिए जब इनको हो गए ये फिर अपना फोकस बलूचिस्तान, ये सारे कोऑर्डिनेटेड। कर्नल साहब, पिछले 24 घंटे के दौरान बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल खासी कशीदा है, वहाँ पे सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। आज हमने वहाँ पे जो इनवाइट किया, वहाँ के हुकूमत के जो दाखिला के तर्जमान है बाबर यूसुफजई साहब, वो उनको हमने इनवाइट किया, तो उन्होंने एंड टाइम पे उन्होंने कहा जी कि वहाँ पे क्योंकि इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है, एमरजेंसी नाफज, या कोयटा के हालात का उन्होंने जिक्र किया, वहाँ पे खासी कशीदगी बढ़ रही है। ब्रिगेडियर साहब, ये बलूचिस्तान के साथ साथ जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो है पाकिस्तान का जो दफाई मुआहदा एक हुआ है, जिसमें तुर्किया, सऊदी अरब और पाकिस्तान शामिल है। अच्छा, एक जानब तो हम चले अंदरूनी हालात से निमट रहे हैं, चाहे हमारी मुआशी हालात हों, दहशतगर्दी हो, लेकिन बैनुल-अक़वामी महाज के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हम कामयाबियाँ समेट रहे हैं। इस मुआहदे की क्या सिग्निफिकेंस है, इस खित्ते के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे, और बिलखसूस ये जो जंग जारी है अमेरिका ईरान की, उसके अंदर इस मुआहदे की क्या अहमियत होगी? देखिए, ये जो मुआहदा है इसकी इस वक्त जो सिचुएशन बन रही थी जब से इजराइल और अमेरिका ने अटैक किया था और ईरान से जंग उनकी जारी थी, तो उसके बाद से सिचुएशन जो है ये काफ़ी इलाके की, आपको पता है कि इंस्टेबिलिटी आई हुई थी और काफ़ी मसाइल थे। इसके अंदर मैं इसको बैकग्राउंड थोड़ी सी इस तरह से दूंगा कि देखिए, जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है अमेरिका की, जो कि नवंबर 2025 में उन्होंने जारी की थी, इशू की थी, उसके अंदर अमेरिका ने ये मेंशन किया था क्लियरली कि हम इस खित्ते से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसका जो सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम इलाके की रीजनल जो पावर्स हैं उनको दे के जाएं। तो वो लगता है कि ये जो मुआहदा हुआ है उस लिहाज से, चूंकि ये तीनों ताकतें जो हैं, सऊदी अरब है,
तुर्की है, पाकिस्तान है, ये अमेरिका के फ्रेंडली कंट्रीज हैं और इनके अच्छे आपस में रिलेशंस हैं। तो इनकी प्रेजेंस में अमेरिका कंफर्टेबल होगा, खित्ते से निकलने में वो मतलब तैयार होगा। बट उसमें यह है जो रुकावट इस वक्त पेश आ रही है या चैलेंज आप कह लें कि जो है वो ये है कि ईरान की जो फौजी ताकत है उसको डेसिमेट करना है ताकि वो मशरक़ वुस्ता में जो अपनी प्रॉक्सीज की वजह से या अपनी पॉलिसीज की वजह से इंस्टेबिलिटी कर रहा है, अमेरिका का ख्याल है कि उसको ख़त्म करना ज़रूरी है। दूसरा, ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको ख़त्म करना जो है वो ज़रूरी है ताकि उससे मशरक़ वुस्ता में जो स्टेबिलिटी है वो एक लॉन्ग लास्टिंग हो। तो ये चीज़ें ये अमेरिका चाह रहा है कि वो इस खित्ते से निकलने से पहले उसकी फ्रेंडली पावर्स तो यहाँ पे आ गई हैं, लेकिन ये वो काम कर जाए। तो इसलिए ये प्रोसेस अभी जारी है और ये मुआहदा है, इस मुआहदे से जो प्रॉब्लम हो रहा था गल्फ रियासतों को, ख़ास तौर पे सऊदी अरब को अपनी सिक्योरिटी के सिलसिले में, वो काफ़ी हद तक एड्रेस हो जाएगा। और अब ईरान और इजराइल की तरफ से चूंकि थ्रेट रहती है अरब कंट्रीज को, तो इन दोनों के लिए ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि इस इलाके में दो जो बड़ी साइजेबल मिलिट्री पावर्स हैं, तुर्की और पाकिस्तान, वो आ गए हैं। और इन दोनों में पाकिस्तान जो है वो चूंकि न्यूक्लियर पावर भी है, तो एक किस्म का आप कह लें कि न्यूक्लियर डेटरेंट जो है उसका भी एक एस्पेक्ट इसमें इस मुआहदे में। अच्छा, मैं ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है ब्रिगेडियर साहब कि दो न्यूक्लियर पावर्स हैं और उसकी जो एक इम्पोर्टेंस है। कर्नल साहब, अब ये ईरान की जंग के तनाज़र में हम देखें तो जिस तरह अभी ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे थे कि अमेरिका यहाँ से निकलना चाह रहा है और वो अपनी चीज़ें डाइवर्ट कर रहा है, उनकी भी ये कोशिश है कि चलें हमें निकलने को सेफ जो है ना पैसेज मिल जाए। तो क्या पाकिस्तान जो इसका एक बैलेंस है अमेरिका और ईरान के माबैन, क्योंकि पाकिस्तान ने तो दोनों अफ्रीकैन में सुलह कराने की कोशिश की, इस मुआहदों एक ये मुआहदा, एक कुवैत के साथ मुआहदा, इन मुआहदों के साथ पाकिस्तान का वो बैलेंस बरकरार रहेगा? अपने आजम साहब एक बात याद रखें, ये मत कहें कि निकलना चाहता है, वो निकल चुका है अमेरिका। अच्छा। उनकी जो उनके जो क्या इस बार उन्होंने कांग्रेस से जो डिमांड किए थे वो सैंक्शन हुआ 1.5 ट्रिलियन डॉलर उनके मिलिट्री इस जंग के लिए मिलिट्री का जो सैंक्शन हुई है, उसमें साथ लिख दिया गया है कि ये अब जो इनका सेंटकॉम और बाकी ये जो इनके ट्रुप्स हैं ये मूव करके इजराइल चले जाएंगे और दे विल बी ऑपरेटिंग इन कोलैबोरेशन विद दी इजरायली गवर्नमेंट। ठीक है, तो उनके ये सारे के सारे अड्डे इधर से सिमट के इजराइल चले जाएंगे। अभी रह जाएगी पीछे ये गल्फ में जो ये जितने 6-7 मुल्क हैं, ये सारे के सारे अब सिक्योरिटी चाहते हैं। आप ये याद रखें 1975 में जब इनकी अमेरिका के साथ डील हुई थी पेट्रो डॉलर वाली, तो उसमें यही था कि जनाब ये डॉलर में तेल बेचेंगे, ऑयल बेचेंगे और इसके रिटर्न में अमेरिका इनको सिक्योरिटी देगा। तो पेट्रो डॉलर आ गया था और पेट्रो डॉलर से अमेरिका बहुत कमाता था। और जो आप याद रखें अमेरिका का जो रिजर्व ये डॉलर है ये सारा उससे चलता था। तो आप अभी ये वो चीज जब खत्म हुई है, उनको अभी पता है कि जैसे ईरान को शुरू पुराने वक्तों से कहा जाता है कि ये पुलिसमैन ऑफ द गल्फ है, तो वो अपना गल्फ का पुलिसमैन वाला रोल अडॉप्ट कर लेगा और इन सारी रियासतों को वो अपने काबू में कर लेगा। सही है। तो वो जो अभी उस चीज से डरते हुए अब ये सारी रियासतें और अमेरिका वगैरह उसके उस रोल को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये अब क्या कहते हैं ये जो अब ये उनको देखें सऊदी अरेबिया और इन रियासतों को डबल थ्रेट है। उनको इजराइल से भी थ्रेट है, उनको ईरान से भी थ्रेट है। तो उनको सिक्योरिटी कौन देगा? इनकी तो इतनी आबादियां ही नहीं है,
इसको इनको तो जिस वक्त चाहे वो अपने के कंट्रोल में, बल्कि बातें तो लिहाजा ये हो वो रही सिक्योरिटी हैं। के लिए इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं सारे। कर्नल अतर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर जफर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।